जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैराथन क्लास में। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में और सभी जो सोशल साइंस का मैराथन क्लास है दोस्तों, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कर चुके हैं। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। क्या चीज़ का मैराथन है? तो संपूर्ण बायोलॉजी का दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं, जिससे लगभग दोस्तों बायोलॉजी से लगभग 10 से 11 प्रश्न पूछने की संभावना होती है। ये बायोलॉजी है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं, सब्जेक्ट है। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या चाहिए है। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ की जीव द्रव नाम दिया दोस्तों। कोशिका में स्थित जो द्रव होता है दोस्तों, उसी को क्या चीज बोलते हैं? जीव द्रव। और वही जीव द्रव है जो जीव द्रव का जो जीव द्रव नाम दिया गया दोस्तों, वो किसने दिया? आगे समझिएगा। पहले किसमें क्या चीज? जीव द्रव को ही क्या चीज? प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से? प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं दोस्तों। अब प्रोटोप्लाज्मा शब्द है जो दोस्तों किसने दिया था? तो किसने? जेई प्रुकिंजे ने। किसने दिया था? तो जेई प्रुकिंजे ने दिया था। जैसे कि जानते होंगे रॉबर्ट ब्राउन को दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की खोज की थी? तो नाभिक की। क्या चीज़ का? नाभिक की खोज की थी दोस्तों, जो यानी केंद्रक की। याद रखिएगा, केंद्रक या नाभिक की खोज किसने की थी? तो किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसी प्रकार याद रखिएगा रॉबर्ट हुक दोस्तों, ये सबको ही जानते होंगे। क्या चीज की? कोशिका की खोज। क्या चीज दोस्तों? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज अगर पूछे तो क्या चीज बोलिएगा? रॉबर्ट हुक। अगर जीवित कोशिका बोले तो क्या चीज बोलिएगा? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने। किसने? तो लीवेनहॉक ने दोस्तों, याद रखिएगा। लीवेनहॉक ने क्या चीज? जीवित कोशिका की खोज की थी। उसी प्रकार स्वान एवं स्लाइडन ने। किसने दोस्तों? स्वान एवं स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या चीज दोस्तों? कोशिका सिद्धांत पूछे तो किसने? स्वान एवं स्लाइडन ने। याद रखिएगा, स्वान एवं स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और पूछे वाले जाने वाला सवाल है दोस्तों, जैसे में याद रखिएगा लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों? राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम याद रखिएगा, लाइसोसोम। तो राइबोसोम के दोस्तों किसने? प्लेडो ने। किसने? तो प्लेडो ने खोज किया था। और उसी प्रकार इसका याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने। किसने? तो डी डुबे ने इसकी खोज की थी। किसकी? तो लाइसोसोम की खोज की थी। और याद रखना है कि पुरकिंजे ने ही क्या चीज? जीव द्रव नाम दिया था। याद रखिएगा इतना। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? क्या चीज बोल रहा है? कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है दोस्तों जो पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? आगे हम लोग समझते हैं पादप उत्तक को। पादप उत्तक को समझते हैं कि वो कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों। पादप उत्तक, चलिए यहाँ समझते हैं अच्छा से एक बार। क्या चीज बोल रहा है? पादप उत्तक। पादप उत्तक कैसे बटा हुआ है जो समझिएगा। पादप उत्तक दो भागों में बटा हुआ है। पहले अस्थायी उत्तक में, और एक समझिएगा अस्थायी उत्तक, और एक समझिएगा क्या चाहिए? अविभाज्य उत्तक। याद रखिएगा, विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक हो गया दोस्तों, और एक अस्थायी उत्तक हो गया। तो हम लोग का जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो अस्थायी उत्तक ही पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा अस्थायी उत्तक है? तो समझिएगा जो अस्थायी उत्तक है ये दो भागों में बटा हुआ। सरल उत्तक में टिश्यू में, और याद रखिएगा जटिल में। क्या चीज? सरल में और जटिल में। और ये जटिल है जो दोस्तों, ये दो भागों में बटा हुआ है। जटिल तो जानते होंगे कौन? ये संवहनीय उत्तक है दोस्तों। जाइलम हो गया, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम ये दोनों का कार्य भी बताते हैं। उसी प्रकार समझिएगा जो सरल उत्तक का भाग है दोस्तों वो कौन कौन है, तो कौन कौन, पैरेनकाइमा याद रखिएगा। क्या चीज दोस्तों, पैरेनकाइमा। उसी प्रकार याद रखिएगा क्या चीज, पैरेनकाइमा हो गया दोस्तों, कोलेनकाइमा हो गया, और एक याद रखिएगा स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा का ही दोस्तों जो काम है वो क्या चीज, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति बोल दे, चाहे मजबूती, जो कठोर बनाना दोस्तों, क्या चीज, कठोर बनाना। किसका कठोर बनाना, कि कौन सा उत्तक का काम है, तो कौन सा, स्केलेनकाइमा का काम है। उसी प्रकार समझिएगा पैरेनकाइमा क्या चीज में मदद करता है, पैरेनकाइमा जो उत्तक है वो क्या चीज में मदद करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में। सीधा याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है, तो पैरेनकाइमा मदद करता है। कोलेनकाइमा का याद रखिएगा, इससे बहुत, ये पादप जगत का दोस्तों, अगर पादप उत्तक कर लिए तो पादप से क्वेश्चन जल्दी नहीं छूटेगा, यह समझ लीजिएगा। और कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का यह क्या क्या चीज काम है, जो युवा पौधे होते हैं दोस्तों, युवा चाहे बढ़ते हुए पौधों को, बढ़ते हुए पौधों को सहारा देना, क्या चीज, सहारा देना, किसका काम है, तो किसका, कोलेनकाइमा का काम है। उसी प्रकार जैसे में याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा था, जो समझिए पहले क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा था, सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में पादप के भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। हम अभी क्या चीज बताएं कि यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, स्केलेनकाइमा, और सरल उत्तक का ही भाग है स्केलेनकाइमा, तो क्या चीज हो जाएगा आंसर इसका, स्केलेनकाइमा। ऑप्शन में है स्केलेनकाइमा, हाँ स्केलेनकाइमा दोस्तों, स्केलेनकाइमा है जो क्या चीज, एक सरल अस्थायी उत्तक है, और ये क्या चीज, ये पादप को मजबूत चाहे यांत्रिक शक्ति प्रदान करने की क्षमता देता है। कौन, स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या चीज पढ़े, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। कोलेनकाइमा याद रखिएगा, क्या चीज, कोलेनकाइमा, और एक क्लोरेनकाइमा है, तो कोलेनकाइमा याद रखिएगा, कोलेनकाइमा और एक क्लोरेनकाइमा दोस्तों। कोलेनकाइमा का मेन काम क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण, सॉरी बढ़ते हुए जो पौधा है उसको क्या चीज, सहारा देने का काम है दोस्तों। और प्रकाश संश्लेषण पैरेनकाइमा, और जो क्लोरेनकाइमा का भी मेन काम है दोस्तों, वो भी एक सीधा समझिएगा, जो पत्ती में जो हरा होने का क्या चीज, क्लोरोफिल के कारण होता है, तो उसी को दोस्तों क्लोरेनकाइमा भी एक तरीका से समझिएगा प्रकाश संश्लेषण का ही भाग है, ये भी मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में ही। ये चारों याद रखिएगा। उसी प्रकार हम लोग पढ़े, ये तो सरल अस्थायी उत्तक का भाग हो गया, क्या चीज का, सरल का, जटिल का दोस्तों। ये जटिल अस्थायी उत्तक में याद रखिएगा, जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक में कौन कौन सा बताएं हम, याद रखना है, तो कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या किया, यह एक संवहनीय उत्तक है। जाइलम है जो दोस्तों क्या चीज, जो पौधों में जल का संवहन, क्या चीज, जल का संवहन, जल का संवहन, जल का संवहन कौन करता, तो जाइलम करता। उसी प्रकार याद रखिएगा फ्लोएम, उसी प्रकार याद रखिएगा क्या चीज, फ्लोएम। फ्लोएम दोस्तों ये क्या चीज, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, क्या चीज, खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। और जाइलम है जो जल का संवहन करता है, कहाँ, पौधों में। ये याद रखिएगा, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है सरल अस्थायी उत्तक का कौन सा भाग है, अभी देखिए कौन था, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। ऑप्शन आंसर हम लोग का क्या चीज हो गया, स्केलेनकाइमा। क्या चीज पूछ रहा था, यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, तो क्या चीज, स्केलेनकाइमा हो गया दोस्तों। उसी प्रकार जल संवहन का काम जाइलम और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता। इतना पॉइंट याद रखिएगा इससे। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भोजन का संग्रहण, क्या चीज दोस्तों, भोजन का संग्रहण, तो भोजन का संग्रहण पादप में भी होगा दोस्तों। यहाँ तो क्या चीज पूछ रहा है, हरी पत्ती यानी पादप में पूछ रहा, तो याद रखिएगा पादप और जंतु दोनों में याद रखिएगा, पादप में याद रखिएगा और जंतु में याद रखिएगा, दोनों में याद रखिएगा। पादप में है जो दोस्तों स्टार्च के रूप में होता है, क्या चीज के रूप में, स्टार्च
के रूप में होता है, और या जंतु में दोस्तों ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। क्या चीज? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ये स्टार्च के रूप में, पादप के रूप में होता है, पादप में स्टार्च के रूप में होता है और जंतु में ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, याद रखिएगा। आंसर क्या चीज हो जाएगा इसका? पादप में कैसा बताएं तो स्टार्च के रूप में होता है। सेल्यूलोज दोस्तों, ऑप्शन में सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का नाम सुने होंगे। क्या चीज दोस्तों? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है जो पादप की कोशिका भित्ति है, वो क्या चीज का बना होता है? याद रखिएगा, पादप का कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। उसी प्रकार समझिएगा, जो पादप का कोशिका भित्ति क्या चीज का? सेल्यूलोज का। और उसी में पादप में ही दोस्तों कवक का याद रखिएगा, कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति पूछे तो क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? काइटिन का। क्या चीज? काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? काइटिन का। और सेल्यूलोज दोस्तों पादप का कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन में देखिए लिपिड लिखा हुआ है दोस्तों, लिपिड याद रखिएगा। जो क्या चीज बोलते हैं, जो कोशिका झिल्ली होता है दोस्तों, वो क्या चीज? लिपिड का ही बना होता है। क्या चीज दोस्तों? क्या चीज का? तो लिपिड का ही बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का। क्या चीज? प्रोटीन। अगर लिपिड और प्रोटीन ऐड कर दे दोस्तों तो क्या चीज बनता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? याद रखिएगा, क्या चीज का? तो लिपिड और प्रोटीन का। क्या चीज? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज? तो कोशिका झिल्ली। प्रोटीन दोस्तों, अब प्रोटीन वर्ड आ गया तो प्रोटीन से समझिएगा, प्रोटीन है जो दोस्तों कितना? 20 अमीनो अम्ल से बनकर बनता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कौन? तो प्रोटीन बनता। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग याद रखिएगा दोस्तों, मरासमस याद रखिएगा, मरासमस और क्वासिक्योर। क्या चीज दोस्तों? इस साइड लिख रहे हैं प्रोटीन से होने वाली कमी के कारण, एक मरासमस लिखिएगा, एक याद रखिएगा क्वासिक्योर याद रखिएगा। क्या चीज? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो एक मरासमस और क्वासिक्योर है, ये दोनों याद रखिएगा। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। और स्टार्च हम बताएं, स्टार्च क्या है? और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन क्या है? सेल्यूलोज दोस्तों। कोशिका भित्ति बनी होती है क्या चीज का? तो सेल्यूलोज का। और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इतना याद रखिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है साइंस में, याद रखिएगा। साइंस से सबसे ज़्यादा जो साइंस पोर्शन है दोस्तों, इसमें लगभग कम से कम अगर साइंस का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो लगभग 13 से 14 प्रश्न केवल क्या चीज़ से रहेंगे? बायोलॉजी से ही रहेंगे। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता? क्या चीज बोल रहा है? पादप कोशिका में। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों जो पादप कोशिका में अनुपस्थित मतलब अनुपस्थित रहता, तो पादप कोशिका में अगर अनुपस्थित बोले तो क्या चीज हो जाएगा? तारक काय। क्या चीज? तारक काय है जो पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता। लेकिन अगर पूछ दे दोस्तों कोशिका भित्ति, अगर ये कोशिका भित्ति पूछ दे तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता। क्या चीज? जंतु। सीधा याद रखिएगा, ये केवल क्या चीज में पाया जाता है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में। क्या चीज दोस्तों? पादप कोशिका में पाया जाता है। उसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं तारक काय, या केवल क्या चीज दोस्तों? या केवल क्या चीज? जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में मौजूद होता है। याद रखिएगा, ये दोनों से इसी तरीका से पूछेंगे। अगर चाहे पादप पूछे चाहे जंतु, तो दोनों हम लिखवा दिए दोस्तों, जंतु में और पादप में कौन कौन रहता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा? प्लाज्मोडियम
में किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम में। समझिएगा, प्लाज्मोडियम एक तरीका से क्या चीज दोस्तों, एक कोशिकीय जीव में आ जाता है। जब भी पूछे जनन, तो जनन कैसा, जनन कितने प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दो याद रखिएगा, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में दोस्तों नर और मादा की जरूरत होती है दोस्तों, दो लोगों की जरूरत होती है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों अलैंगिक में क्या, जैसे दोस्तों एक कोशिकीय जीव का जनन, जैसे में याद रखिएगा ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या चीज में आ जाते हैं, तो एक कोशिकीय जीव में आ जाते हैं। याद रखिएगा मुकुलन दोस्तों, मुकुलन से याद रखिएगा क्या चीज, जो हाइड्रा है दोस्तों, या मुकुलन का ही भाग है, याद रखिएगा हाइड्रा याद रखिएगा। बहुविभाजन, द्विविभाजन या पुनर्जनन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो क्या चीज बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम है दोस्तों, वो क्या चीज बहुविभाजन का भाग है। याद रखिएगा किस प्रकार का जनन का भाग है, तो बहुविभाजन का भाग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है। ऑप्शन पढ़िए, डिंडी वाहिनी से, गर्भाशय ग्रीवा से, या गर्भाशय से, या योनि से। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, तो डिंडी वाहिनी दोस्तों, डिंडी वाहिनी में ही क्या चीज शुक्राणु का अंड से सामना होता है, यानी मिलन होता है। याद रखिएगा। अगला चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है दोस्तों? जो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों, ये बना हुआ कंकाल है, वो किसका गुण है? ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन सही बनेगा। क्या चीज होगा, प्रोटोकार्ड्स दोस्तों, या आर्थ्रोपोडा, या मुलास्का, या इकाई नोड मेटा दोस्तों। तो इसको सीधा समझिएगा दोस्तों, मुलास्का संघ में का उदाहरण में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, अगर साइंस का देखे होंगे वीडियो तो क्या चीज पढ़े हैं, जो घोंघा हो गया दोस्तों, घोंघा जिसको बोलते हैं, क्या चीज घोंघा, क्या चीज घोंघा हो गया, वो किसका उदाहरण है, तो क्या चीज मुलास्का का। और मुलास्का में और क्या चीज पढ़े थे, ये सीप पढ़े थे, ऑक्टोपस पढ़े थे दोस्तों, ऑक्टोपस। और जो घोंघा है दोस्तों, उसका जो बाहरी आवरण है वो क्या चीज का बना होता है, तो मुलास्का वर्ग के जो जंतु हैं उस क्या चीज का होता है, क्या चीज कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल होता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज, तो मुलास्का वर्ग में जितने आता है। और मुलास्का है वो जंतु संघ का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, क्या चीज, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछे तो कौन हो जाएगा, मुलास्का। आर्थ्रोपोडा दोस्तों याद रखिएगा पहला सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा संघ है, कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा संघ, तो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण में याद रखिएगा दोस्तों। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा हो जाता है, तो तिलचट्टा याद रखिएगा, तिलचट्टा किस में आ जाता है, तो आर्थ्रोपोडा के वर्ग में आ जाता है दोस्तों। झींगा मछली याद रखिएगा, झींगा मछली याद रखिएगा दोस्तों। मक्खी याद रखिएगा, क्या चीज, मक्खी याद रखिएगा, मक्खी क्या चीज में आ जाता है, तो क्या चीज, आर्थ्रोपोडा वर्ग में ही आ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, टिड्डा, चाहे टिड्डी लिखते हैं इसको दोस्तों, टिड्डी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टिड्डा, क्या चीज में आ जाता है, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में आ जाता है। मच्छर भी लिख लीजिएगा दोस्तों, मच्छर, ये सब क्या चीज के, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में। मुलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, क्या चीज के वर्ग में आ जाता है, तो घोंघा, सीप, और इसके वर्ग में कौन कौन सा आ जाता है, घोंघा, सीप और ऑक्टोपस इसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, मानवता शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है दोस्तों। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र पूछ रहा, तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या चीज कहलाता है, जैसे में हम लोग किसी विचार को सुनते हैं दोस्तों, चाहे समझते हैं, जो समन्वय करते हैं, क्या चीज करता है, तो हमारा माइंड यानी मस्तिष्क दोस्तों, मस्तिष्क ही हमारा क्या चीज है, समन्वय केंद्र है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। पहले समझिएगा कि मस्तिष्क का वजन याद रखिएगा, क्या चीज, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1300 से 1400 लिखिए, 1300 से 1400 ग्राम तक, कहीं कहीं 1350 ग्राम भी लिखता है, याद रखिएगा।
इतना होता है क्या चीज दोस्तों, समान मनुष्य व्यस्क मनुष्य का वजन होता है, याद रखिएगा। और मस्तिष्क है जो क्या चीज, तंत्रिका कोशिका का बना होता है दोस्तों। क्या चीज का, तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, बना होता है। मस्तिष्क है जो क्या चीज, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मस्तिष्क हो गया दोस्तों, मेरु रज्जु हो गया, ये क्या चीज, तंत्रिका तंत्र का भाग है, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसका अध्ययन करने वालों को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क का अध्ययन करने वालों को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या चीज, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन वाले को क्या चीज बोलते हैं, तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार समझिएगा मस्तिष्क को, मस्तिष्क लिखिएगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों वो समझिएगा। तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। याद रखिएगा कैसे दोस्तों, पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का 3 भाग है, ये तीनों भाग याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत ये भी जो अग्र मस्तिष्क है दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जो सेरिब्रम होता है दोस्तों, जो सेरिब्रम, याद रखिएगा सेरिब्रम, इसी को प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या चीज, प्रमस्तिष्क बोलते हैं दोस्तों, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क भी इसी को बोलते हैं, सेरिब्रम को ही। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या चीज, सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, बड़ा, सबसे बड़ा भाग है कौन, प्रमस्तिष्क है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उसी प्रकार थैलेमस दोस्तों, थैलेमस, थैलेमस मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। क्या चीज, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का कार्य याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या चीज, हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बनता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या चीज होता है, ये जो ताप नियंत्रण का काम करता है। क्या चीज, शरीर का जो ताप होता है दोस्तों, ताप नियंत्रण का काम, ताप नियंत्रण का कार्य, ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करता दोस्तों। उसी प्रकार समझिएगा जो ये कारापोर दोस्तों, कारापोर में बांटा है मध्य मस्तिष्क, और कारापोर हो गया, और एक क्या चीज हो गया, मेंडुला जिसको बोलते हैं दोस्तों, सॉरी मेंडुला नहीं, क्या चीज तो बोलते हैं इसको बताते हैं। इसके बाद समझिएगा पश्च मस्तिष्क। क्या चीज दोस्तों, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का भी याद रखिएगा 2 भाग। क्या चीज, मेंडुला, मेंडुला याद रखिएगा दोस्तों, ये मेंडुला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंडुला डायरेक्ट पूछेगा कि मेंडुला हो गया जो किसका भाग है, तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, मेंडुला, तो पश्च मस्तिष्क का भाग है दोस्तों। और याद रखिएगा पेंडिल हो गया, पेंडिल हो गया दोस्तों, पेंडिल किसका भाग है, तो किसका, तो मध्य मस्तिष्क का भाग है। और ये पेंडिल ही दोस्तों सेरिबून पेंडिल बोलते हैं इसको, सेरिबून पेंडिल ही है जो क्या चीज से जुड़ा हुआ था, तो जो शरीर का जो मेरु रज्जु है दोस्तों, उसी से जुड़ा रहता है। जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से सीधा पूछे, स्पाइनल कोड से कौन जुड़ा रहता है, तो कौन, स्पाइनल कोड से कौन जुड़ा हुआ रहता है, स्पाइनल कोड से तो कौन, पेंडिल ही जुड़ा हुआ रहता है। इतना पॉइंट मस्तिष्क से कम याद होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, समन्वय का काम कौन करता, तो मस्तिष्क करता है। इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और मस्तिष्क है जो तंत्रिका तंत्र का ही भाग है दोस्तों। और तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र हो गया। अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। एक पॉइंट और पूछता है दोस्तों, मस्तिष्क का चेकअप के लिए कौन सा चेकअप होता है, तो ईईजी। क्या चीज, ईईजी,
ईसीजी दोस्तों वो तो हृदय के चेकअप के लिए होता है, लेकिन ईईजी है जो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी जो है दोस्तों ये क्या चीज मस्तिष्क के चेकअप के लिए यूज करते हैं। क्या चीज़ के लिए? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी है जो मस्तिष्क का चेकअप के लिए उपयोग किया जाता है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला चलते हैं, मिलान करना है दोस्तों, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। द्रव संयोजी ऊतक, द्रव एक कैसा संयोजी ऊतक है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? द्रव संयोजी ऊतक। तो द्रव संयोजी ऊतक का कौन सा भाग हो गया? कौन सा हो जाएगा? तो द्रव बोल रहा तो रक्त हो जाएगा। केवल अगर संयोजी बोलता तो उपास्थि हो जाता दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि रक्त हो गया, उपास्थि हो गया, जो हड्डी हो गया दोस्तों, ये भी एक संयोजी ऊतक है। लेकिन यहाँ जब बोल रहा है द्रव, तो द्रव में तो इसमें तो क्या चीज हो जाएगा? रक्त हो जाएगा दोस्तों। इसमें तो और द्रव कोई दिख नहीं रहा। उसी तरह का तरीका समझिएगा तंत्रिका तंत्र। अभी हम क्या बताएं, जो तंत्रिका तंत्र से ही दोस्तों कौन क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है? स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा। ये दो तो हो गया। उसी प्रकार रखिएगा जोड़ों की सतह और उपकला ऊतक। उपकला ऊतक त्वचा को बोलते हैं दोस्तों, और जोड़ों की सतह उपास्थि को बोलते हैं। क्या चीज का? उपास्थि को। मिलाइए, फर्स्ट का ग, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। सेकंड का दोस्तों, सेकंड का ख केवल इसी में है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सेकंड वाला, याद रखिएगा। आइए अब यहाँ पर मेन समझिएगा दोस्तों क्या चीज, द्रव संयोजी ऊतक के बारे में समझते हैं। द्रव संयोजी ऊतक में कौन सा हो जाएगा? तो रक्त हो जाएगा। आइए रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? रक्त। रक्त के बारे में मिलने याद रखिएगा सीधा क्या चीज कि रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? अध्ययन, रक्त के अध्ययन को करने वालों को हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या चीज? हिमेटोलॉजी बोला जाता है। हिमेटोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। क्या चीज? हिमेटोलॉजी। वयस्क मनुष्य में, सामान्य जो वयस्क मनुष्य है दोस्तों, उसमें रक्त की मात्रा कितना होता है? याद रखिएगा कितना? 5.5 लीटर से 6 लीटर तक। और जो उसका शरीर का वजन है दोस्तों, उसका 7%। सीधा याद रखिएगा, उसका शरीर के वजन के हिसाब से 7% उसमें रक्त होता है, सामान्य मनुष्य का। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का एक तरीका से याद रखिएगा इसमें। बाकी रक्त का पीएच मान याद रख सकते हैं, कितना होता है? तो कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है। उसी प्रकार समझिएगा रक्त को 2 भागों में बांटा गया। क्या चीज में दोस्तों? प्लाज्मा में। क्या चीज? प्लाज्मा में बांटा गया। और एक और समझिएगा रक्त को क्या चीज में बांटा गया? प्लाज्मा। और एक और रुधिराणु में। क्या चीज दोस्तों? रुधिराणु में बांटा गया। क्या चीज में? प्लाज्मा में और रुधिराणु में। ये रुधिराणु है जो दोस्तों, ये रक्त का ठोस भाग है। क्या चीज भाग है? रक्त का ठोस भाग है। और प्लाज्मा है जो दोस्तों, रक्त का द्रव वाला भाग है, याद रखिएगा। और प्लाज्मा में 90% है जो दोस्तों, क्या चीज होता है? जल होता है। और 10% है जो क्या चीज होगा? तो प्रोटीन और क्या चीज होगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। क्या चीज में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा में। 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, 90% जल। सीधा याद रखिएगा। और रक्त में, अगर रक्त में पूछे, जो प्लाज्मा डायरेक्ट पूछे कि प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है, तो 60% समझिएगा। 55 से 60% याद रखिएगा इसमें। और उसी प्रकार ठोस की मात्रा कितना होता है? तो 40% याद रखिएगा। 40% से लेकर के 45% तक। इधर भी बैलेंस कीजिएगा, उधर भी बैलेंस करके चलिएगा। अब रुधिराणु है जो दोस्तों, जो ठोस भाग है रक्त का, उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 3 प्रकार का होता है मिलनी। कौन कौन सा? आरबीसी का नाम सुने होंगे, और डब्ल्यूबीसी का नाम सुने होंगे, और एक चीज और का नाम सुने होंगे। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और प्लेटलेट्स का नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज? प्लेटलेट्स है जो दोस्तों, प्लेटलेट्स है ये रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। क्या चीज? रक्त का थक्का पूछे तो क्या चीज काम आता है? तो प्लेटलेट्स ही कार्य करता है। ऐसे अगर विटामिन में पूछे दोस्तों, तो विटामिन के भी रक्त को थक्का जमाने में कार्य करता है। हर चीज का अलग अलग में काम है।
उसी प्रकार से कैल्शियम भी रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। आइए हम लोग समझते हैं अभी WBC के बारे में और RBC के बारे में। सीधा समझिएगा, रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। सीधा समझिएगा क्या चीज, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। इसका क्या चीज फुल फॉर्म हो गया दोस्तों, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल है जो दोस्तों, इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल इसका कितना होता है, तो 120 दिन। सीधा समझिएगा, जो रेड ब्लड सेल है इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। ये याद रखिएगा, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। उसी प्रकार याद रखिएगा WBC का जीवन काल। WBC का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 4 दिन। 4 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर समझिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि RBC जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या चीज, एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से, एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। WBC को दोस्तों ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट के नाम से कौन, WBC। और प्लेटलेट्स है जो दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट के नाम से कौन जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स। और WBC ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। RBC एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। रक्त के बारे में कम से कम इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, रक्त से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सीधा जानिएगा। और रक्त में जो प्रोटीन होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, फाइब्रोजिन करके एक प्रोटीन होता है। वही जो प्रोटीन जो होता है वो क्या चीज़, रक्त में ही होता है, याद रखिएगा। कितना रक्त में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है, तो 10%। सीधा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अभी हम लोग पढ़े दोस्तों पादप में क्या चीज बोले कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ क्या चीज बोल रहा, कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति उसी टाइम बताए थे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। सीधा याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, कायिक वर्धन होगा, लैंगिक जनन होगा, या कृत्रिम परागन होगा, या बीजाणु जनन होगा। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, क्या चीज पढ़िए फिर से, तो पौधों को उगाने के लिए जो दोस्तों उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देता है, तो क्या क्या चीज में, तो कायिक वर्धन में हो जाता है। सीधा याद रखिएगा, कायिक वर्धन में क्रिया होती है। नग्न बीज इनमें मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, या टेरिडोफाइट्स में, या ब्रायोफाइट्स में। तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब है क्या चीज, पादप जगत का वर्गीकरण में है। पादप जगत को अगर हम वर्गीकरण करें, पादप ऊतक का वर्गीकरण किए थे तो कैसे में, अस्थायी ऊतक और अविभाजित ऊतक में किए थे। लेकिन अगर पादप जगत को वर्गीकरण की बात आ जाती है तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, पुष्पीय में और अपुष्पीय में। और ये जो है ये क्या चीज का भाग है दोस्तों, जैसे में क्या चीज पूछा, नग्न बीज, ये क्या चीज में आ जाता है, तो पुष्पीय भाग में आ जाता है। आइए इसको हम लोग वर्गीकरण करके बतलाते हैं पूरा अच्छा से। पादप जगत याद रखिएगा, क्या चीज, पादप जगत। पादप जगत को हम लोग अगर वर्गीकरण करेंगे तो क्या कितने भागों में बांट सकते हैं, सीधा याद रखिएगा, आप पुष्पीय में, आप पुष्पीय में और पुष्पीय में, जिसमें पुष्प हो मतलब फूल हो दोस्तों, पुष्पीय और अपुष्पीय में। अपुष्पीय का सीधा याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा हो गया दोस्तों, ब्रायोफाइटा हो गया, क्या चीज, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या चीज दोस्तों, टेरिडोफाइटा।
ये 3 हो गया दोस्तों क्या चीज़ का, आप पुष्पीय का हो गया। क्या चीज, आज पुष्पीय को बांटा गया कितने भागों में, तो थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। और थैलोफाइटा में कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कावक हो गया, कावक हो गया क्या चीज़ का उदाहरण है, थैलोफाइटा का उदाहरण है। शैवाल हो गया, एलगी हो गया दोस्तों जिसको बोलते हैं, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सीधा याद रखिएगा जीवाणु, जीवाणु हो गया। ये सब क्या चीज़ का उदाहरण है, तो थैलोफाइटा का उदाहरण है। ब्रायोफाइटा के बारे में जानते होंगे दोस्तों, सीधा याद रखिएगा ब्रायोफाइटा के बारे में, ये पादप जगत का उभयचर कहलाता है। क्या चीज, पादप जगत का उभयचर कहलाता है, उभयचर, पादप जगत का उभयचर कहलाता है। कौन, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। सीधा अब हम लोग मेनली आ जाते हैं पुष्पीय पर, जो हम लोग पूछेंगे पढ़ेंगे भी नग्न बीज के बारे में। तो याद रखिएगा जो पुष्पीय है दोस्तों वो 2 भागों में बांटा गया है, उत्तकल बीज आवृत्ति बीज याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा नग्न बीज, नग्न बीज, नग्न बीज। और नग्न बीज को ही क्या चीज बोलते हैं, और क्या चीज बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं दोस्तों। क्या चीज, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और आवृत्ति बीज को ही क्या चीज बोला जाता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, तो आवृत्ति बीज को बोलते हैं। जो पूछ रहा है दोस्तों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो नग्न बीज में कौन सा आ जाता, तो जिम्नोस्पर्म। सीधा यही पूछ रहा है दोस्तों, जो नग्न बीज उदाहरण है किसका उदाहरण है, तो पुष्पीय पौधा में किसका, तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। सीधा याद रखिएगा क्या चीज, जिम्नोस्पर्म। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। और आवृत्ति बीज जो एंजियोस्पर्म है दोस्तों, इसमें भी 2 तरीका से बढ़ जाता है, एक बीजी और 2 बीज। जिसमें एक बीज होता है, कोई फल देखिएगा जिसमें एक बीज होता है, किसमें 2 बीज होता है, वो भी एंजियोस्पर्म का ही भाग है। ये सीधा याद रखेगा। पादप जगत का वर्गीकरण दोस्तों, पादप उत्तक का वर्गीकरण भी देख लिए हम लोग, मस्तिष्क का भी जो वर्गीकरण बांटा गया किस तरीका से वो भी देख लिया। रुधिर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या चाहिए है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का एक उपकरण है दोस्तों, जिसका उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है, किस चीज़ के मापन के लिए किया जाता है, रक्त शर्करा के लिए, जो ब्लड शुगर है दोस्तों उसको नापने के लिए किया जाता है, या बीपी जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, रक्तचाप को मापने में किया जाता है, या कोलेस्ट्रॉल को, या ऑक्सीजन स्तर को। तो सीधा समझिएगा दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा क्या चीज मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। क्या चीज मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। सीधा याद रखिएगा कितना होता है, 120/80 होता है। और 120 इसमें क्या चीज होता है दोस्तों, सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, और 80 डायस्टोलिक। सिस्टोलिक पूछे कितना, तो 120 और 80 डायस्टोलिक। उसी में अगर रक्तचाप अगर अत्यधिक बढ़ जाए दोस्तों, 120 से बढ़ जाए तो क्या चीज होगा, रक्तचाप अगर बढ़ जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। रक्तचाप बढ़ जाए दोस्तों, याद रखिएगा, रक्तचाप बढ़ जाए और कम जाए सामान्य कितना होता है, तो 120/80। अगर इससे कम जाए चाहे बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए दोस्तों तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और कम जाए तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या चीज दोस्तों, हाइपोटेंशन बोला जाता है। अगर रक्तचाप कम जाए तो हाइपोटेंशन, और बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन बोला जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना, तो 120/80 होता है। सीधा याद रखिएगा। और रक्तचाप मापा किसके द्वारा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसका भाग है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, जो अनुमस्तिष्क है, मेडुला हो गया दोस्तों, और पोन्स हम लोग क्या चीज पढ़े, अनुमस्तिष्क तो नहीं बताए थे, लेकिन मेडुला बताए थे कि मेडुला किसका भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है। नहीं, मध्य मस्तिष्क का भाग नहीं था दोस्तों, पश्च मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का, या मेरुरज्जु का। तो अग्र मस्तिष्क में हम लोग क्या चीज पढ़े थे,
क्या चीज पढ़े थे दोस्तों? अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम पढ़े थे दोस्तों, जिसको प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और एक पढ़े थे मेंडुला में ही पढ़े थे दोस्तों अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही क्या चीज बोलता है? सेरिब्लम बोलते हैं, सेरिब्लम बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। और मेंडुला किसका भाग था? तो पार्श्व मस्तिष्क का भाग था, याद रखिएगा, पार्श्व मस्तिष्क था। इसमें थैलेमस पढ़े थे, हाइपोथैलेमस पढ़े थे और सेरिब्रम पढ़े थे। ये याद रखिएगा मस्तिष्क के बारे में। और बाकी मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या चीज बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम, याद रखिएगा। 1300 से 1400 ग्राम भी लिखता है कहीं कहीं, ये दोनों याद रखिएगा। और ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन? मस्तिष्क है। और तंत्रिका कोशिका का ही बना होता है, क्या चीज? तंत्रिका कोशिका का कौन बना होता है? तो मस्तिष्क से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका पूछ रहा, तो यही बोल उसी टाइम बताए थे। जो तंत्रिका तंत्र है जो दोस्तों, यह क्या चाहिए? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका, सीधा याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका से ही दोस्तों क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क हो गया, मेरु रज्जु हो गया, याद रखिएगा। क्या चीज से जुड़ा हुआ? मेरु रज्जु और मस्तिष्क क्या चीज से जुड़ा होता है? तो तंत्रिका तंत्र से ही जुड़ा होता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्या चीज है? यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोपोडा मोलास्का के बारे में, उसी टाइम बताए थे कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन हो गया? मोलास्का। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता था? तिलचट्टा बताएं दोस्तों, झींगा मछली बताएं, मक्खी बताएं, मच्छर बताएं, किसके अंतर्गत आ जाता? तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। जंतु जगत का सबसे बड़ा भाग ऑर्थोपोडा। और उसी प्रकार बताएं मोलास्का के अंतर्गत। मोलास्का के अंतर्गत जो दूसरा सबसे बड़ा संघ बताएं दोस्तों, क्या चीज? दूसरा सबसे बड़ा संघ। मोलास्का के अंतर्गत क्या चीज बताएं? सीप बताएं, घोंगा बताएं, ऑक्टोपस बताएं, किसका उदाहरण है? तो मोलास्का वर्ग का उदाहरण है। ये याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट पूछेगा, ऑप्शन क्वेश्चन देगा, ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है? तो किसका? ऑक्टोपस, मोलास्का का होगा। उसी प्रकार जो बताएं उसी से क्वेश्चन बन सकता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए बोल दोस्तों? कालाजार बीमारू का रोगाणु है। कालाजार जो बीमारी है दोस्तों, इसका वाहक याद रखिएगा। वाहक कौन सा क्या चीज है? तो सीसी मक्खी। क्या चीज? सीसी मक्खी, सॉरी सीसी मक्खी नहीं, बालू मक्खी। क्या चीज दोस्तों? बालू मक्खी। जो बालू मक्खी है वही कालाजार बीमारी को जो है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और क्या चीज से? प्रोटोजोआ से होने वाला या रोग है, कौन? कालाजार। और यही पूछ रहा है जो कालाजार बीमारी है, इसका रोगाणु का नाम पूछा है। रोगाणु है क्या चीज? पैरामीशियम नहीं दोस्तों, प्लाज्मोडियम या नहीं, लिस्मेनिया नहीं, या क्या चीज? टिप्नोसोमा लिखा हुआ है, टिप्नोसोमा। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया ही जो है दोस्तों क्या चीज? कालाजार बीमारी का एक तरीका से जड़ है, याद रखिएगा। बाकी प्लाज्मोडियम से क्या चीज हम लोग पढ़े थे? मलेरिया दोस्तों। मलेरिया में कौन सा रोगाणु होता है? मलेरिया में कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा जीवाणु के कारण? तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होता है। और ये हम लोग सब समझते हैं दोस्तों कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, या बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। उसी प्रकार समझते हैं कि समझेगा विषाणु से होने वाला रोग। क्या चीज दोस्तों? वायरस के कारण होने वाला रोग। विषाणु यानी वायरस। वायरस से कौन सा रोग होता है? एड्स। एड्स में कौन सा वायरस के कारण? HIV पढ़े होंगे दोस्तों, HIV के कारण ही वायरस एड्स होता है, समझिएगा। और डेंगू बुखार, जो डेंगू बुखार है दोस्तों क्या चीज? वायरस के कारण ये फैलने वाला रोग है, कौन? डेंगू बुखार। पोलियो हो गया दोस्तों, ये क्या चीज? वायरस से ही होता है। चेचक हो गया, चेचक भी क्या चीज दोस्तों? तो यह वायरस से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा हो गया, छोटी माता हो गया, बड़ी माता हो गया, याद रखिएगा। दोनों क्या चीज? चेचक, छोटी माता, ये दोनों क्या चीज से हो जाता है दोस्तों? तो विषाणु वायरस के कारण ही होता है। खसरा हो गया दोस्तों, खसरा भी किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण ही होता है। और ट्रैकोमा, जो ट्रैकोमा भी है दोस्तों, ये क्या चीज के कारण? वायरस के कारण। पीलिया हो गया, रेबीज हो गया, रेबडो वायरस के कारण।
चिकनगुनिया हो गया दोस्तों, क्या चीज विषाणु के कारण ही होता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, चाहे विषाणु पूछे, जीवाणु पूछे, या प्रोटोजोआ पूछे, या कवक पूछे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा तो कंफर्म रहेगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये याद करके जाइएगा कि एड्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण। डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। उसी प्रकार समझिएगा कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा होता है दोस्तों। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है, तो टिटनेस जो होता है दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हैजा हो गया, ये भी क्या चीज दोस्तों, क्या चीज बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया, और डिप्थेरिया हो गया, ये सब क्या चीज, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। निमोनिया हो गया दोस्तों, ये भी क्या चीज, तो बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। और गोनोरिया हो गया, जो गोनोरिया हो गया दोस्तों, सिफिलिस हो गया, काली खांसी हो गया, प्लेग हो गया, ये सब क्या चीज़ के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सब पूछता है ज़्यादातर, याद रखिएगा। ये सब क्या चीज़, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला चलते हैं, क्या चीज़ बोल रहा है, प्रोटोजोआ। हाँ, हम लोग क्या चीज पढ़े, वायरस पढ़ लिए, जीवाणु पढ़ लिए, प्रोटोजोआ को देखते हैं। प्रोटोजोआ जो है दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा होता है, तो मलेरिया हो गया। मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। याद रखिएगा, मलेरिया क्या चीज के कारण, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। सोने की बीमारी जो दोस्तों, नींद की बीमारी इसको भी बोलते हैं, क्या चीज, सोने की बीमारी है, ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका वाहक कौन सा होता है दोस्तों, सोने की, तो याद रखिएगा सीसी मक्खी, सीसी मक्खी इसका वाहक होता है। पेचिस हो गया, पेचिस भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। कालाजार अभी हम बताया दोस्तों, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका वाहक अभी ही बताएं, क्या चीज बताया, इसके पिछले यही इसी का क्वेश्चन में, क्या चीज, कालाजार का वाहक कौन सा मक्खी है, तो कौन सा मक्खी, तो बालू मक्खी है। प्रोटोजोआ से होने वाला मात्र 4 ही है दोस्तों, याद रखिएगा, और भी है लेकिन इसमें मेन 4 ही दिखाया है। लिखिएगा, मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार हो गया, ये सब क्या चीज, चारों याद रखिएगा। किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और देखते हैं अगला, कवक से होने वाला रोग दोस्तों। कवक से कारण जो दम्मा होता है आदमी को, वो दम्मा किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। एथलीट फुट बोलते हैं दोस्तों, फुट पॉइजन जिसको बोलते हैं, इसको एथलीट फुट, ये किसके कारण होता है, तो कवक के कारण ही होता है। खाज होता है, खाज खुजली जो होता है, दाद जिसको बोलते हैं, गंजापन बोलते हैं, इसको किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। सीधा याद रखिएगा, दाद हो गया, गंजापन हो गया, खाज हो गया, एथलीट फुट हो गया, और दम्मा किसके कारण, तो कवक के कारण होने वाला रोग है। अगला चलते हैं, अनुवांशिक रोग। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन अनुवांशिक रोग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, जो वर्णांधता हो गया दोस्तों, वर्णांधता हो गया, और क्या चीज, हीमोफीलिया हो गया, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, और एक पटाओ सिंड्रोम। सीधा याद रखिएगा, ये सब क्या चीज, अनुवांशिक रोग है। सीधा याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया, वर्णांधता किसके कारण, तो अनुवांशिक की रोग है दोस्तों, यह अनुवांशिक रोग है। मतलब आपका अगर माता को है तो मतलब माता पिता को है तो वो मतलब उसके बेटा उठा के भी होगा, ये अनुवांशिक रोग कहलाता है। वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए, रिक्तिकाओं को बोलते हैं, राजधानी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, या लाइसोसोम को बोलते हैं। तो इसका आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम को क्या चीज बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चीज बोला जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस। सीधा याद रखिएगा, क्या चीज दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस का ऊर्जा गृह बोलते हैं दोस्तों इसको, किसको, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, अभी हम लोग पढ़े, डी डुबे ने। किसने, तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज
की थी। निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है? निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल दोस्तों? तो न्यूट्रोफिल किसमें पाया जाता है? देखिए हम लोग WC पढ़ रहे थे दोस्तों, WBC, उसी टाइम में न्यूट्रोफिल्स या क्षारक है किसमें पाया जाता है? तो किसमें? तो WBC में पाया जाता है, या RBC में पाया जाता है, या प्लेटलेट्स में पाया जाता है, या प्लाज्मा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़े WBC में क्या चीज पाया जाता है? न्यूट्रोफिल पाया जाता है। सीधा याद रखिएगा क्या चीज? WBC में क्या चीज? न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? कोशिका में केंद्रक की खोज। अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने की थी? या नाभिक जो बताएं, किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ही दोस्तों क्या चीज? कोशिका में क्या चीज की खोज? केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों। सीधा याद रखेगा। स्वान एवं स्लाइडर ने, ये दोनों मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या चीज दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वान एवं स्लाइडर ने मिलकर। याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत। पुरकिंजे ने दोस्तों जीव द्रव्य नाम दिया था। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है ये। अगला क्या चाहिए दोस्तों? धमनियां और सिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं से जुड़ी रहती है? ऑप्शन को पढ़िए, क्या चीज बोल रहा है? धमनी और जो सिराएं हैं दोस्तों वो किन से जुड़ा हुआ रहता है? तो किन से जुड़ा हुआ रहता है? धमनी और सिरा। ऑप्शन पढ़िए, चौलनी नलिका, या धमनिकाएं, या कोशिकाओं द्वारा, या महाशिरा द्वारा। तो सीधा याद रखिएगा, शिरा द्वारा नहीं, महाकोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकाओं द्वारा ही क्या चीज जुड़ा रहता है? धमनी और शिरा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सीधा याद रखिएगा क्या चीज? कोशिकाओं द्वारा। बाकी धमनी और शिरा का काम क्या है दोस्तों? तो शिरा है जो क्या चीज शरीर में जो खून है दोस्तों, वो क्या चीज हृदय से कहाँ ले जाता है? शरीर में चारों तरफ फैलाता है। और धमनियाँ है जो क्या चीज? जो धमनी है जो दोस्तों वो क्या चीज? ये हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। सीधा समझ जाएगा दोस्तों, पादप जगत का उभयचर। हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या चीज पढ़ रहे थे दोस्तों? जब हम लोग बांट रहे थे पादप जगत को, तो उसी में हम क्या चीज बताए थे? थैलोफाइटा हो गया दोस्तों, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। ये सब क्या चीज का भाग था? तो क्या चीज अपुष्पीय भाग में था। और अपुष्पीय भाग में इन बताए थे ब्रायोफाइटा को क्या चीज बोला जाता था? क्या चीज बोला जाता था? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। सीधा याद रखिएगा, बताया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए विभाजन किए थे इसका।
ये पूरा याद रखिएगा। ये क्या चीज, पादप जगत को बांटे थे पुष्पीय में, अपुष्पीय में। अपुष्पीय में क्या चीज, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और पुष्पीय में दोस्तों नग्न बीज और आवृत्ति बीज में बांटे थे, जिसमें नग्न बीज को जिम्नोस्पर्म, आवृत्ति बीज को एंजियोस्पर्म कहा जाता था। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता था। थैलोफाइटा में कवक, शैवाल और जीवाणु आते हैं, ये याद रखिएगा। अगला चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, देखिए कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या है। कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम का, सॉरी कौन करता है दोस्तों, हाँ राइबोसोम। राइबोसोम क्या चीज दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम है जो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकीय श्वसन है वो कौन है करता है दोस्तों, समझिएगा। और क्या चाहिए, केशिकाएं अपशिष्ट को तोड़ता। जो केशिकाएं अपशिष्ट को तोड़ता है वो कौन तोड़ता है, केशिकाएं अपशिष्ट को तोड़ने का काम किसका, लाइसोसोम का। किसको, लाइसोसोम का काम है, याद रखिएगा। लाइसोसोम को केशिकाओं अपशिष्ट में तोड़ने का कार्य है। उसी प्रकार याद रखिएगा, केशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित और पदार्थ का संग्रहण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, केशिका में जो केंद्रक का कार्य है दोस्तों, केशिकीय गतिविधियों को नियंत्रण और पदार्थ का संग्रहण करने का कार्य है। अगला चलते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 हम लोग अभी पढ़े थे। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो कितना, 7.4 पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों, तो किसने, तो सारेंसन ने। किसने, सारेंसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल में समझते होंगे दोस्तों कि 7 हो गया, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 है जो दोस्तों। 7 को क्या चाहिए, अगर पीएच मान 7 है किसी चीज का तो क्या चाहिए, उदासीन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है, उदासीन कहलाता। उसी प्रकार समझिएगा, अगर पीएच स्केल में 7 से अगर ऊपर जाएगा दोस्तों, 8 जाएगा, 9 जाएगा, जितना ऊपर जाएगा वो क्या चीज, अधिक क्षार कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा दोस्तों, क्षार कहलाएगा। और जितना नीचे जाएगा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार जितना इस तरफ नीचे जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, क्या चीज होगा, वो अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 को क्या चीज बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। पीएच मान 7 को क्या चीज बोलते हैं, तो उदासीन बोला जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। बाकी रक्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। रक्त की कमी से होने वाला रोग याद रखिएगा, क्या चीज, एनीमिया। एनीमिया किसके कारण होता है, तो रक्त की कमी से होने वाला रोग है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है दोस्तों, क्या चीज, कौन सा ऐसा, मतलब क्या चीज, कौन सा ऐसा एसिड है जो दोस्तों, क्या चीज, जो मांसपेशी में जम जाता है, जिसके कारण क्या चीज, दर्द होता है। एसिटिक एसिड दोस्तों या लैक्टिक एसिड। तो याद रखिएगा, जो लैक्टिक एसिड जो है जो दोस्तों, वही जो शरीर में के जो मांसपेशियों में जम जाता है, उसी के कारण क्या चीज होता है, तो क्या चीज, मनुष्य के शरीर में दर्द होता है, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड दोस्तों किसमें होता है, सिरका में। सिरका में क्या चीज, एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण क्या चीज, दर्द होता। उसी प्रकार लैक्टिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड याद रखेगा, खट्टे पदार्थ जैसे में याद रखेगा, सिट्रिक एसिड नींबू में दोस्तों, क्या चीज, नींबू में, नींबू हो गया, संतरा हो गया, संतरा हो गया दोस्तों। इमली पूछे तो टाटेरिकम सीधा। एसिटिक पूछे सिरका। लैक्टिक एसिड किसमें हो जाएगा, तो किसमें, मांसपेशियों में पाया जाता है। अगला चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, जीवित कोशिका की खोज। उसी टाइम बताया था दोस्तों कि अगर रॉबर्ट हुक बोले तो क्या चाहिए, कोशिका की खोज, वो मृत कोशिका की खोज किए थे, याद रखिएगा। जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, सीधा याद रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया हो गया। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने, ल्यूवेनहॉक ने। लुई पास्टर बोल दो दोस्तों। रेबीज के टीका अगर बोल दे तो किसने की थी, रेबीज का टीका। रेबीज
का टीका की खोज, रेबीज का टीका की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। और अगर रेबीज हो गया दोस्तों, किसके कारण होता है? रेबडो वायरस के कारण। किसके कारण? रेबडो वायरस के कारण। वायरस के कारण हम लोग जब पढ़ रहे थे वायरस के कारण होने वाला रोग, उसमें हम बताए थे कि रेबीज जो है दोस्तों क्या चीज के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस का नाम है? रेबडो वायरस के कारण। और हाइड्रोफोबिया जिसको सुनते हैं दोस्तों, जिसको अगर रेबीज हो गया उसको उस बीमारी को क्या चीज बोलता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। अगर रेबीज हो जाएगा उसको पानी से डरता, तो याद रखिएगा अगर उसी के लिए जैसे में अगर रेबीज हो जाता है दोस्तों तो उसमें क्या चाहिए? उसको पानी से डर लगेगा, तो उसी को घटना को क्या चीज बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। सीधा याद रखिएगा। लुई पास्चर रेबीज के टीका की खोज याद रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुने होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अनुवांशिकी का पिता क्या चीज? अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का पिता किसको बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का पिता किसके बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल ने जो जिस पौधे का उपयोग किया था दोस्तों, ये कौन सा पौधा का? तो मटर पौधे का उपयोग किया था। याद रखिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों जीवित कोशिका या याद रखिएगा क्या चीज? बैक्टीरिया की खोज। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज किया था। रेबडो वायरस के कारण रेबीज होता है, हाइड्रोफोबिया उसी में हो जाता है। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज, याद रखिएगा कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा उसी प्रकार याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने क्या चीज? कोशिका की खोज। लाइसोसोम बता दिए दोस्तों किसने? डी डुबे ने। राइबोसोम बता दिए प्लेड ने। और याद रख सकते हैं कि आगे चलिए, आगे आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलिए। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट है दोस्तों किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण, सीसा के कारण, कैडमियम के कारण या मरकरी के कारण। ब्लैक फुट है दोस्तों ये फॉर्म में होने वाला, याद रखिएगा ये क्या चीज? ब्लैक फुट है जो क्या चीज? आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है। सीधा समझिएगा, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या चीज? ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। मैं कैडमियम हो गया दोस्तों, अगर शरीर में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग? इटाई रोग। कौन सा? इटाई रोग। इटाई रोग क्या चीज के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ये दो याद रखिएगा, बहुत पूछा जाने वाला है। कैडमियम के कारण कौन सा? तो इटाई रोग। और आर्सेनिक द्वारा ब्लैक फुट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? जो मृत कोशिका दोस्तों, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? अभी हम क्या बताएं कि रॉबर्ट हुक ने क्या चीज दोस्तों? क्या चीज की खोज की थी? तो क्या चीज? कोशिका की खोज। लेकिन वो रॉबर्ट हुक द्वारा क्या चीज? मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। चार्ल्स डार्विन दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? सीधा याद रखिएगा, नेचुरल साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकी का पिता बोलते हैं दोस्तों, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और लुई पास्चर याद रखिएगा। रेबीज का टीका किसने? तो लुई पास्चर ने, याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़े। अगला चलते हैं, क्या चीज है? अनुवांशिकी के जनक। अभी बता दोस्तों कौन? किसने? ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसको बोलते हैं? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जेम्स वाटसन लुई पास्चर के द्वारा दोस्तों अभी पढ़े रेबीज के टीका। अगला चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, यकृत है, अग्नाशय है, या अमाशय है, या वृक्क है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो क्या चीज हो जाएगा? कौन सा ग्रंथि? तो कौन सा? यकृत। यकृत है जो लीवर है दोस्तों, वो हमारे शरीर की क्या चीज है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सीधा याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या चीज है? तो यकृत, लीवर। पेट में कौन सा अम्ल रहता है? पेट में है जो दोस्तों कौन सा अम्ल रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता, नाइट्रिक अम्ल रहता, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता, या एसिटिक अम्ल रहता। सल्फ्यूरिक अम्ल तो हो नहीं सकता दोस्तों, बहुत ही अच्छी अम्ल है, जहरीला अम्ल है। क्या चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl है तो दोस्तों क्या चीज कहाँ रहता है? हमारे
पेट में, याद रखिएगा कहाँ रहता है, तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। अगला क्या चीज है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए जरूरी है। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जब मस्तिष्क पढ़ रहे थे उसी में अग्र मस्तिष्क में क्या चीज बताए थे कि सेरिबेलम बताए थे, तो सेरिब्रम बताए थे, और क्या चीज बताए थे, थैलेमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ग्रंथि के बारे में लिखिएगा दोस्तों सीधा, अगर केवल थैलेमस ग्रंथि बोले सीधा याद रखेगा, केवल थैलेमस ग्रंथि बोले इसका कार्य क्या चीज है, तो स्किन, सीधा याद रखेगा स्किन ये सबसे रिलेटेड है, क्या चीज इसको नियंत्रित करता है। अगर आपको दर्द हो रहा है, चाहे ठंड लग रही है, तो कौन सा ग्रंथि नियंत्रण करेगा, तो थैलेमस इसको नियंत्रण करेगा। उसी प्रकार से याद रखें थैलेमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि अगर बोले तो हाइपोथैलेमस है जो क्या चीज शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उसी टाइम पढ़ रहे थे जब हम लोग मस्तिष्क पढ़ रहे थे, उसी टाइम पढ़ रहे थे जो हाइपोथैलेमस है वो शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। अगर थायराइड ग्रंथि दोस्तों, अगर थायराइड ग्रंथि में अगर दिक्कत आती है तो हम ही जानते हैं क्या चीज कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को क्या चीज मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिए। चलते हैं, चालनी कोशिका किसे कहते हैं, चालनी कोशिका जाइलम को या फ्लोएम को समझिएगा। जाइलम का कार्य क्या चीज होता है कि शरीर जो पादप है जो दोस्तों, पादप में क्या चीज, पौधों में जो जल का संवहन पूछे तो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा दोस्तों क्या चीज, खाद्य पदार्थों का संचयन, खाद्य पदार्थों का संवहन पूछे तो किसके द्वारा, खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम के द्वारा। और एपिडर्मिस किसको बोलते हैं दोस्तों, चालनी कोशिकाओं को बोलते हैं, सीधा याद रखिएगा। एपिडर्मिस किसको बोलते हैं, चालनी कोशिकाओं को बोला जाता है। मांसपेशियों को उपस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक का क्या कहलाता है, मांसपेशियों को उपस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहलाता है दोस्तों, सीधा याद रखिएगा दोस्तों। अगर मांसपेशी और उपस्थित जोड़ रहा और बोन जोड़ रहा, हड्डी और हड्डी जोड़ रहा, अगर हड्डी और हड्डी जोड़ रहा दोस्तों तो उसके बीच में किसके द्वारा जुड़ता है, लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। अगर पूछ रहा मांसपेशी और अस्थि तो वो क्या चीज के द्वारा हो जाएगा दोस्तों, टेंडम के द्वारा। किसके द्वारा, टेंडम के द्वारा जुड़ता है। कौन, मांसपेशी और अस्थि किसके द्वारा, टेंडम के द्वारा। और बोन किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा जुड़ता है। ये दोनों याद रखिएगा, टेंडम और क्या चीज, लिगामेंट किसके द्वारा कौन कौन जुड़ता है, तो बोन और बोन, हड्डी और हड्डी किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा जुड़ते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि दोस्तों, रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, एड्रीनल ग्रंथि करता है या पिट्यूटरी ग्रंथि करता है या थायराइड ग्रंथि करता है या अग्नाशय ग्रंथि। समझिएगा, जो रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रीनल ग्रंथि ही है जो क्या चीज, रक्तचाप को नियंत्रण करता है। बाकी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80, जिसमें 120 क्या चीज होता है, सिस्टोलिक होता है और 80 क्या चीज होता है, डायस्टोलिक होता है। ये बताए थे। अगर रक्तचाप सामान्य जो 120/80 से दोस्तों अगर बढ़ जाए तो क्या चीज बोलते हैं, हाइपरटेंशन, और कम जाए तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगला चलते हैं, पौधों में वृद्धि का हार्मोन कौन सा है दोस्तों, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन और या एथिलीन। समझिएगा, अगर साइटोकाइनिन या ऑक्सिन या जिब्रेलिन, जो जिब्रेलिन है जो दोस्तों वो पौधों में वृद्धि हार्मोन का काम करता है। क्या चीज, जो पौधों का जो वृद्धि होता है वो किस हार्मोन के कारण, तो जिब्रेलिन के कारण। और एब्सिसिक एसिड के कारण जो है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड,
एसिड। ये इसके कारण है जो दोस्तों, ये पौधों में इसका जस्ट अपोजिट, अगर पौधों में वृद्धि किसके द्वारा, जिबरेलिन के कारण, और पौधों में अगर वृद्धि रुक जाता है, वृद्धि रुकना समझिएगा, क्या चीज, वृद्धि रुकना, तो किसके कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, सीधा समझिएगा, एब्सिसिक एसिड के कारण वृद्धि रुकता। ये एथिलीन हो गया दोस्तों, फल को पकाने वाला, क्या चीज, फल को पकाने वाला, फल को पकाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, तो एथिलीन हार्मोन है, ये सब याद रखिएगा। ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन को समझिएगा सिंपल दोस्तों, अगर समझिएगा, अगर छोटा पौधा लगाते होंगे तो उसमें क्या होता है, जिस तरफ अगर हम लोग सूर्य का ऑक्सीन हार्मोन का जो मेन काम का है दोस्तों, कि अगर सूर्य का प्रकाश अगर पौधा को इस तरफ अगर पौधा लगाएं, अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ से मिल रहा है तो जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश के तरफ ही मुड़ जाएगा। तो मुड़ जाने का कारण क्या है, तो वो ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही मुड़ता, सीधा याद रखिएगा, ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही ये मुड़ता। बाकी जिब्रेलिन है जो दोस्तों वृद्धि हार्मोन कहलाता है, एथिलीन है वो फल को पकाने में काम करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमने में क्या चीज मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रक्त के जमने में कौन सी भूमिका निभाता है दोस्तों, कौन सा विटामिन, तो याद रखिएगा कौन सा विटामिन, तो विटामिन के। याद हम उस टाइम भी बताए थे दोस्तों जब रक्त के बारे में बता रहे थे कि रक्त को थक्का जमने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है, और प्लेटलेट्स भी रक्त को जमाने में सहायता करता है, याद रखिएगा। तो विटामिन के हो गया दोस्तों, रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए में ए के बारे में समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा विटामिन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो फंक ने। विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने। विटामिन ए का पूछे तो दोस्तों मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन बी की भी खोज किसने की थी, तो मैकुलन ने ही खोज की थी। विटामिन सी याद रखिएगा, विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों होल्कट ने। क्या चीज, होल्कट ने विटामिन सी की खोज की थी। एक और पूछता है क्या चीज दोस्तों, विटामिन डी की खोज। विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने क्या चीज, विटामिन डी की खोज की थी। अब इससे विटामिन से रिलेटेड और फैक्ट क्या चीज पूछता है दोस्तों, कि ये सारे विटामिन ए, बी, B1, B, C ये सब का क्या चीज, B2 ये सब का क्या चीज रासायनिक नाम पूछता है दोस्तों। आइए हम लोग पूरा विटामिन का जितना रासायनिक नाम है वो भी देख लेते हैं। आइए विटामिन का रासायनिक नाम सीधा समझिएगा दोस्तों, विटामिन ए लिखिएगा आगे, क्या चीज, विटामिन ए लिखिएगा, उसके बाद B1 लिखिएगा, फिर विटामिन B2 लिखिएगा, फिर B3 लिखिएगा दोस्तों, B3 लिखिएगा, फिर उसके बाद आ जाइएगा विटामिन B12 याद रखिएगा, फिर विटामिन B12 के बाद याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन सी का याद रखिएगा। आइए पहले इतना को देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या चीज है, तो रेटिनॉल। क्या चीज है, तो रेटिनॉल है दोस्तों। उसी प्रकार B1 का क्या चीज है दोस्तों, B1 का क्या चीज है, थायमिन है। क्या चीज, तो थायमिन। B1 का क्या चीज है, थायमिन है। B2 का क्या चीज है दोस्तों, B2 का क्या चीज है, राइबोफ्लेविन। क्या चीज, राइबोफ्लेविन दोस्तों। राइबोफ्लेविन किसका है, तो किसका, विटामिन B2 का है। उसी प्रकार याद रखिएगा B3 का याद रखिएगा दोस्तों। B3 को क्या चीज बोलते हैं, क्या चीज, नियासिन बोलते हैं। विटामिन क्या चीज, B3 को नियासिन। और विटामिन B12 दोस्तों बहुत पूछा जाता, विटामिन B12 क्या चीज, साइनोकोवालिन।
याद रखिएगा साइनोकोवालिन विटामिन B12। और विटामिन C तो जानते होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, क्या चीज, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड किसका, विटामिन C का। उसके बाद याद रखेगा विटामिन D का दोस्तों, क्या चीज, विटामिन D का याद रखेगा, विटामिन D का, विटामिन डी का याद रखिएगा, विटामिन डी का क्या चीज, कैल्सीफेरॉल, क्या चीज, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसका है दोस्तों, तो किसका, विटामिन डी का। उसी प्रकार विटामिन डी का याद रखिएगा, विटामिन ई का याद रखिएगा, जो पूछा जाता है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, क्या चीज, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल के बाद विटामिन ई हो गया दोस्तों, विटामिन के एक याद रख लीजिएगा, इतना कम से कम याद रखिएगा विटामिन से, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखिएगा विटामिन के का क्या चीज है दोस्तों, फिलोकोवानिन, क्या चीज, फिलोकोवानिन, क्या चीज, फिलोकोवानिन। फिलोकोवानोन याद रखिएगा, फिलोकोवानोन। विटामिन के का, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B12 का साइनोकोवालिन और B विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोकोवानिन। याद रखिएगा दोस्तों, इसको विटामिन से इतना फैक्ट कम से कम याद रखना है। और बाकी हम लोग क्या चीज पढ़े कि विटामिन के बारे में, और क्या चीज पढ़े थे अभी, ये पढ़े कि विटामिन ए का खोज किसने की, तो मैकुलन ने। विटामिन बी का मैकुलन ने दोस्तों। विटामिन का खोज किसने की, फंक ने। किसने, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। आइए विटामिन डी का हॉपकिंस ने। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका जनन होता है दोस्तों। लैंगिक जनन में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन का दो भाग, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम लोग क्या चीज बोले कि लैंगिक जनन में पूछ रहा, तो अलैंगिक में क्या होगा दोस्तों, समसूत्री। लेकिन लैंगिक जनन पूछ रहा है तो लैंगिक जनन में कैसा, तो समसूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा कैसा, समसूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है। अगला चलते हैं, क्या बोल रहा है, क्या अर्धसूत्री दोस्तों, अर्धसूत्री द्वारा। अगला चलते हैं, प्रशासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, जो वायु है दोस्तों, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है दोस्तों, वो याद रखिएगा। तो आगे समझिए, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21%। नाइट्रोजन याद रखिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन कितना है, तो याद रखिएगा 78%। 78% क्या चाहिए, नाइट्रोजन है। आर्गन पूछ ले दोस्तों, आर्गन पूछ ले तो 0.93% क्या चाहिए, आर्गन है। याद रखिएगा इसको कि आर्गन कितना है दोस्तों, तो 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछ ले, CO2 पूछ ले तो कितना है, 0.03%। इसको, इस डाटा को याद रखिएगा। ऑक्सीजन एक इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 21%। और नाइट्रोजन की मात्रा 78%, आर्गन का 0.93%, CO2 का मात्रा 0.03%। इतना पॉइंट कम से कम याद रखना। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है दोस्तों। जब हम लोग WC पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी टाइम भी बताए थे कि रक्त प्लाज्मा कोशिका, क्या चीज बोल रहा है, रक्त प्लाज्मा कोशिका है जो क्या चीज है, प्रतिरक्षी गठन के रूप में कार्य करता है। और ये उत्पन्न किससे होता है, तो WBC से उत्पन्न होता है। क्या चीज, इसका याद रखिएगा, रक्त प्लाज्मा कोशिका है, ये प्रतिरक्षी गठन के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा। बाकी RBC को हम लोग क्या चीज, प्लाज्मा को क्या चीज बोलते हैं, RBC को क्या चीज बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। RBC को क्या चीज बोलते, किस नाम से जाना जाता है, तो इरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट। RBC का जीवन काल कितना है दोस्तों, 120 दिन। WBC का 4 दिन। ये सब हम लोग पीछे में कर चुके हैं। याद रखिएगा, उसको रिवाइज करते रहिए।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। क्या बोल रहा है, मच्छर जनित रोग नहीं है। ऑप्शन को देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। ऑप्शन को पढ़िए, डेंगू मच्छर, डेंगू जो सॉरी मच्छर जनित रोग नहीं है तो दोस्तों सॉरी, तो डेंगू बुखार है जो क्या चीज है, मच्छर जनित है, मच्छर काटने से होता है। तो हाँ, जो डेंगू बुखार है ये मच्छर से होता है, याद रखिएगा। ये वायरस से होता है दोस्तों डेंगू, क्या कौन सा, वायरस के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। विब्रियो वायरस के कारण होता है ये। अगला देखिए मलेरिया। मलेरिया दोस्तों यह परजीवी, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या चीज, प्रोटोजोआ से होने वाला, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला ये रोग है दोस्तों। क्या चीज से, प्लाज्मोडियम के द्वारा दोस्तों, इसका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये होता है कौन, मलेरिया। और ये मच्छर के काटने से ही फैलता है, याद रखिएगा। नींद की बुखार, नींद की बीमारी या फाइलेरिया को क्या चीज बोलते हैं, ये भी मच्छर को काटने से होता है। इसे हाथी पांव के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज, हाथी पांव के बीमारी से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों मच्छर से है, ये भी मच्छर से है। नींद की बीमारी है जो क्या चीज, सीसी मक्खी के कारण, सीसी मक्खी के काटने के कारण ही नींद की बीमारी होती है, याद रखिएगा। बाकी हाथी पांव, फैलेरिया दोस्तों इसी को बोलते हैं। डेंगू बुखार सब मच्छर से काटने से होने वाला रोग है। निम्न में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता बनाए रखता है दोस्तों। कोशिका की तीक्ष्णता बनाए रखता है, मतलब कोशिका को एक शेप में बनाए रखता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या चीज बोलते हैं हम लोग, आत्महत्या की थैली, आत्मघात की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम की। क्या चीज बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। और लवक हो गया दोस्तों, रिक्तिकाएं हो गया, या कोशिका भित्ति। जब भी याद रखिए, कोशिका की तीक्ष्णता यानी कोशिका को एक शेप में बनाए रखने की कार्य कौन करेगा, कोशिका भित्ति करता है। कौन करता है, कोशिका भित्ति। इसके अलावा कोशिका झिल्ली भी करता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली भी एक शेप बनाए के कार्य करता है, याद रखिएगा। इसमें कोशिका झिल्ली ऑप्शन रहता तो वो भी आंसर हो सकता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कोशिका भित्ति। इसमें याद रखिएगा, कोशिका भित्ति है ये क्या चीज का बना हुआ था, तो सेलुलोज का बना हुआ था। क्या चीज का, सेलुलोज का बना होता है। और कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न में से सही कथन की चयन करें। कथन है दोस्तों, चार कथन दिया गया है, ये चारों कथन को पढ़िए। क्या बोल रहा है, पहला, सभी कोशिकाएं, क्या चीज बोल रहा है, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। तो क्या आप सभी कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है, नहीं, ये तो सरासर गलत है, याद रखिएगा। कुछ कोशिकाओं में एक कोशिकीय भी होता है, कुछ में बहुकोशिकीय भी होते हैं, याद रखिएगा। गोल्जी तंत्र केवल काची बोल रहा है, सॉरी वो कहने का अर्थ नहीं है, इसमें समझिएगा सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। तो सिंपल समझिएगा दोस्तों, कोशिका भित्ति हम लोग क्या चीज में पढ़े, पादप कोशिका में। क्या चीज में केवल एक कोशिका भित्ति क्या चीज में होता है, तो पादप में होता है। क्या चीज में, पादप में पाया जाता है। जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति केवल क्या चीज में, पादप में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति है जो जंतु में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या चीज दोस्तों, नहीं पाया जाता, केवल कहाँ पाया जाता, तो पादप कोशिका में। ये इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये कहने का अर्थ था। गोल्जी तंत्र है केवल जो दोस्तों कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, नहीं। जो गोल्जी बॉडी है, जो गोल्जी तंत्र है, जिसको गोल्जी बॉडी के भी नाम से जानते हैं, इसको दोस्तों क्या चीज, ये क्या चीज केवल जंतु कोशिका में होता है, नहीं, जंतु और पादप दोनों में होता है। क्या चीज, जंतु और पादप दोनों में, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा क्या चीज बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। और चौथा क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। समझिए दोस्तों,
क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस हम क्या बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या चीज बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में केवल पादप में होता है, सही, केवल हरी पत्तियों में होता है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल क्या चीज? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। इसका सही कथन का ही चयन करना था। क्या चीज का? सही कथन का। ये कथन वाला क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसको इस तरीका से, खाली डरिएगा नहीं, कथन वाला क्वेश्चन से रहता है इजी ही। अगला चलिए क्या चीज बोल रहा है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? तो जीवित जब कोशिका की जिसने खोज की थी दोस्तों, तो वही बैक्टीरिया के भी उन्होंने ही खोज किया था। किन्होंने? लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने क्या चीज दोस्तों? बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों क्या चीज? कोशिका की खोज की थी, ये तो जानते ही हैं। रॉबर्ट कोच को याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच को अभी रहने दीजिए। लुई पास्चर दोस्तों क्या चीज? रेबीज का टीका। रेबीज का टीका किसने? रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका तो लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने दोस्तों क्या चीज का खोज की थी? तो लुई पास्चर ने। और टीबी का जो बैक्टीरिया है दोस्तों, जो टीबी बीमारी है, वो उसकी खोज किसने की थी? तो किसने? टीबी की जो बैक्टीरिया का पता लगाया था, तो रॉबर्ट कोच ने, याद रखिएगा। टीबी बैक्टीरिया, टीबी का जो बैक्टीरिया है, उसकी खोज किसने की थी? टीबी बैक्टीरिया की खोज तो रॉबर्ट कोच ने। हो गया, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो किसने? लीवेनहॉक ने। अभी इसमें याद रखिएगा मेन दोस्तों, अगर पढ़ना ही है, इसमें खोजकर्ता का नाम पूछ रहा है तो इंसुलिन याद रखिएगा। इंसुलिन याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? और याद रख सकते हैं बीसीजी। जो बीसीजी हम लोग का टीका लगता है दोस्तों, बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, उसकी खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? और डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों? तो लिखिएगा, जो डीएनए की खोज की थी दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। बीसीजी जो टीका है दोस्तों, बीसीजी का टीका की खोज किसने की थी? तो किसने दोस्तों? कालमेट ने। याद रखिएगा क्या चीज? कालमेट ने। यूरिन कालमेट नाम था उनका, यूरिन कालमेट ने ही क्या चीज? बीसीजी टीका की खोज की थी। इंसुलिन का दोस्तों जानते होंगे, बेंटिंग। इंसुलिन का बेंटिंग, बीसीजी का कालमेट और डीएनए का वाटसन एवं क्रिक। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है? रंध्र का खुलना और बंद होना है दोस्तों। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? पुंकेसर द्वारा दोस्तों, क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है, या क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है, या क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है, या किसके द्वारा? रक्षक कोशिकाओं द्वारा। तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये तो पत्तियों में पाया जाने वाला है। रंध्र का जो खुलना है दोस्तों पौधों में, ये जो पौधों में गांठ होते हैं उसके द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षक कोशिकाओं द्वारा। रक्षक कोशिकाओं द्वारा ही रंध्र खुलना और बंद होने के द्वारा किया जाता है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाओं द्वारा। अगला चलते हैं। कोशिका भित्ति किस अंग को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? वो कोशिका का ऊर्जागृह अभी बताया, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसके बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चीज बोला जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह। राइबोसोम दोस्तों क्या चीज? प्रोटीन का संश्लेषण पूछे। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा? तो राइबोसोम को द्वारा, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या चाहिए? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला पूछ रहा। खाद्य श्रृंखला आमतौर में समझिएगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला को समझिएगा, बांट दीजिएगा इसको कितने भागों में? 4 भागों में मेनली।
आमतौर पर 4 भागों में, जिसमें पहला स्तर दोस्तों, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और 4 स्तर। 4 स्तर में बांट लीजिएगा, जिसमें क्या चीज पूछ रहा है, प्रथम श्रेणी का स्तर। क्या चीज पूछ रहा है, तो प्रथम में क्या चीज होता है दोस्तों, उत्पादक होता है, या शाकाहारी द्वारा होता है, या मांसाहारी द्वारा, अपघटक द्वारा। समझिएगा, जो पहला होता है वो किसके द्वारा होता है, अपघटक द्वारा या उत्पादक द्वारा। तो समझिएगा, उत्पादक द्वारा ही, यानी पहला जो श्रेणी में है वो कौन आ जाते हैं, उत्पादक आ जाते हैं। कौन, उत्पादक आ जाते हैं। उत्पादक हो गया पहला श्रेणी में। इसके बाद दोस्तों, उत्पादक के बाद उपभोक्ता। क्या चीज, उपभोक्ता। फिर द्वितीय उपभोक्ता, याद रखिएगा, द्वितीय उपभोक्ता और फिर अपघटक। क्या चीज, आप घटक हो गए दोस्तों, आप घटक। आप समझिएगा, एक उदाहरण के लेकर के दोस्तों, जैसे में उत्पादक में ज़्यादातर क्या चीज, जो पेड़ पौधे आ जाते हैं दोस्तों, वो उत्पादक में आ जाते हैं। जो समझिएगा, तो जैसे में पेड़ पौधे हो गए, जो कीड़े मकोड़े हो गए दोस्तों, वो क्या चीज, छोटे छोटे कीट पतंग हो गए, वो क्या चीज, पेड़ पौधों को खाएंगे। समझ लीजिएगा, ये एक पेड़ है दोस्तों, क्या चीज, पेड़ है। इस पेड़ को कौन खाएंगे, तो कीड़ा मकोड़ा। इस कीड़ा मकोड़ा क्या चीज़ को खाएंगे, कीड़ा मकोड़ा को कौन खाएंगे, तो ये जो खाएंगे दोस्तों, पहला वाला जो हो गया, ये क्या चीज़ का काम किया, तो उत्पादक का रूप में काम किया। ये दूसरा हो गया, मान लीजिए कि कीड़ा मकोड़ा। अब कीड़ा मकोड़ा को खाने वाला जो हो गए, कीड़ा मकोड़ा को कौन खा सकता, तो मेढक दोस्तों। कौन, मेढक खा सकते हैं। तो मेढक हो गए, ये जो मेढक हो गए, जो कीड़ा मकोड़ा खा गए, और ये जो इनके, तो ये क्या चीज का अलग है, उपभोक्ता का अलग है दोस्तों, खाने वाला उपभोक्ता। ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और मेढक को मान लीजिए सांप खा गया। क्या चीज दोस्तों, सांप खा गया। और सांप को मान लीजिए चील खा गया। इसी तरह कैसे, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया दोस्तों। लास्ट में चील बचा, तो चील जो चील है दोस्तों, वो क्या चीज, अपघटक का रूप में कार्य करते हैं दोस्तों, याद रखिए। इसी प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला चलता है। इसका सही आंसर, क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम श्रेणी, प्रथम पोषी स्तर में खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर को क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। अंतिम पूछता, प्रथम पूछता और अंतिम को क्या चीज बोलते हैं, अंतिम, याद रखिएगा, अंतिम अपघटक। क्या चीज दोस्तों, अंतिम के किसको बोलते हैं, अपघटक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, सबसे पहली खोज की गई जीवाणुरोधक दोस्तों, सबसे पहली बार खोजी गई जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक कौन सी थी, सबसे पहली बार खोजी गई जीवाणुरोधक तो कौन सी थी दोस्तों, पेनिसिलिन थी या स्ट्रेप्टोमाइसिन थी या टेट्रामाइक्लिन थी या नियोमाइसिन थी। तो ये समझिएगा दोस्तों, जो सबसे पहली बार खोजा गया था वो कब खोजा गया था, तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में किसके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, पहली बार पेनिसिलिन की खोज की गई थी दोस्तों जीवाणुरोधक में, और किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा, पेनिसिलिन की फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही दोस्तों, फ्लेमिंग के ही द्वारा क्या चीज, पेनिसिलिन की खोज की गई थी। कब की गई थी, तो कब, 1928 ईस्वी में। अगला चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है, इनमें से कौन चयनात्मक और परागम झिल्ली है, जो चयनात्मक और परागम में झिल्ली पूछ रहा। उस समय भी दोस्तों कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका के समय में ही बताए थे, जो चयनात्मक जो है, चयनात्मक झिल्ली का उदाहरण में कौन है, चयनात्मक झिल्ली, तो कौन, चयनात्मक परागम झिल्ली का केंद्रिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, टोनोप्लास्ट है या कोशिका भित्ति है। तो जो चयनात्मक परागम झिल्ली का उदाहरण है कौन, कोशिका झिल्ली है, समझिएगा। अगला चलते हैं, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है, पढ़िए आंसर दीजिए दोस्तों, क्या चीज बोल सकता है इसको, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा, तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा कौन सा, तो हम भी बताए दोस्तों, पादप का तो बताया था कोशिका भित्ति, जंतु का बताइए, कोशिका भित्ति होगा या कोशिका झिल्ली होगा या कोशिका भित्ति होगा या कोशिका झिल्ली होगा या टोनोप्लास्ट होगा या केंद्रिका झिल्ली होगा। तो क्या चीज, सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो कौन होता है दोस्तों, जंतु कोशिका का, वो कौन,
तो कौन होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति है जो क्या चीज? पादप जगत का, समझिएगा। और समझिएगा कोशिका भित्ति है जो केवल पादप में होता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली है वो दोनों में होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में। एक तारक काय बताए थे? तारक काय बताए थे। जो तारक काय है ये क्या चीज? केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप में नहीं, समझिएगा। पादप में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में यह केवल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है? मृदुत्तक पैरेनकाइमा। हम क्या चीज पढ़े दोस्तों? जब पादप उत्तक पढ़ रहे थे तो पादप उत्तक को हम लोग विभाजित किए थे, जिसमें हम बताए थे अस्थायी उत्तक और विभाज्य उत्तक। और अस्थायी उत्तक में हम लोग क्या पढ़े थे? अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? जटिल में कौन क्या क्या पढ़े थे? तो जटिल में हम लोग क्या पढ़े थे? जाइलम और फ्लोएम पढ़े थे। और सरल में पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा पढ़े थे। तो वही पूछ रहा पैरेनकाइमा जो किस प्रकार का उत्तक है। देखिए दोस्तों, अगर वो याद है आपको पूरा ढांचा पूरा, तो ये बनेगा, समझिएगा। ये क्या चीज? पैरेनकाइमा है वो किस प्रकार का उत्तक है? सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है। जटिल में क्या क्या बताए थे? जटिल उत्तक में जाइलम होगा दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम किसका है? तो जटिल उत्तक का है। विभोज उत्तक है, विभोज उत्तक नहीं है दोस्तों। ये क्या चीज का? सरल उत्तक का भाग था। किसका? सरल अस्थायी उत्तक का। किसका? सरल अस्थायी उत्तक का भाग था, समझिएगा। किसका? सरल अस्थायी उत्तक का भाग था। कौन? तो पैरेनकाइमा। विभोज उत्तक में कौन कौन था पढ़े थे? विभोज उत्तक में हम लोग कौन कौन पढ़े थे? थैलोफाइटा पढ़े थे, ब्रायोफाइटा पढ़े थे और टेरिडोफाइटा पढ़े थे। ये तीन पढ़े थे जो कि अच्छी में विभोज उत्तक में पढ़े थे। बाकी जटिल उत्तक में कौन पढ़े थे? जाइलम और फ्लोएम। और सरल उत्तक में पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा। और पैरेनकाइमा का मुख्य काम क्या बताए थे? प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है पैरेनकाइमा। और स्केलेनकाइमा का कार्य क्या बताए थे? वो जो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, पौधों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है और मजबूत करने का कार्य करता है। और क्या चीज दोस्तों? एक और क्या चीज बताए थे? कोलेनकाइमा। उसका काम क्या चीज है कि उसका कोलेनकाइमा का क्या चीज काम बताया था दोस्तों? जो बढ़ते हुए जो युवा जो पौधे होते हैं उसको बढ़ते हुए पौधों को सहारा देने का काम करता, समझिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? अस्थि। हम लोग क्या बोले हैं कि अस्थि क्या है? ऑप्शन पढ़िए। एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है, पेशीय उत्तक है या तंत्रिका उत्तक है। तंत्रिका उत्तक में हम क्या बोले थे कि याद रखिएगा, तंत्रिका उत्तक का मस्तिष्क भाग है दोस्तों, मेरू रज्जु जो हो गया दोस्तों, स्पाइनल कोड हो गया, एक सब क्या चीज का भाग है? तो तंत्रिका उत्तक का भाग था दोस्तों, समझिएगा। और संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक में हम लोग क्या बोले थे कि संयोजी उत्तक में रक्त, याद रखिएगा दोस्तों, रक्त कैसा? तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। और अस्थि भी है जो क्या चीज है? संयोजी उत्तक है। अस्थि कैसा है? तो संयोजी उत्तक है। अस्थि किसमें आ जाता है? संयोजी उत्तक में। और संयोजी उत्तक का और उदाहरण में क्या बताए थे? रक्त। रक्त भी कैसा है? तो संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। कैसा? तो तरल संयोजी उत्तक है। कौन? रक्त। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्या चीज है? एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, त्वचा की सतह पर। तो समझिएगा जो एपिथेलियम उत्तक है जो दोस्तों, ये क्या चीज में पाया जाता है? त्वचा की सतह पर। त्वचा की सतह पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? जो हम लोग का त्वचा है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? कौन सा? तो एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है, समझिएगा। क्या चीज? तो एपिथेलियम उत्तक कहाँ? तो हम लोग का त्वचा पर, समझिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्या चीज है, इसको क्या चीज बोल रहा है कि जीवों को किसमें 5 जगत में वर्गीकृत किया गया? तो जीव है दोस्तों किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? अरस्तु ने या कार्ल बोस ने या आर विक्टर ने या कैरोलस लिनियस ने? तो समझिएगा आर विक्टर है जो दोस्तों, वो जीवों को 5 भागों में बांटा गया, बांटे थे। कितने भागों में? आर विक्टर है वो कितने भागों में बांटे थे?
5 भागों में। कौन कौन 5 भाग दोस्तों? तो मोनेरा समझिएगा क्या कौन कौन सा भाग, वो 5 भाग कौन था? तो मोनेरा याद रखिएगा, मोनेरा याद रखिएगा, प्रोटिस्टा याद रखिएगा, प्रोटिस्टा याद रखिएगा, कावाक याद रखिएगा, प्लांटो याद रखिएगा, प्लांटे, और एनीमिलिया। ये 5 है जो दोस्तों, ये 5 वर्ग में बांटा गया था। ये 5 वर्ग याद रखिएगा। ये 5 वर्ग कौन कौन से थे? तो कौन कौन से? मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, कावक हो गए, प्लांट हो गया और एनीमिलिया हो गया। ये 5 वर्ग को याद रखना। ये 5 वर्ग से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता? इसमें पूछ देगा कि जीवों को 5 वर्ग में बांटा गया, 3 इनमें से कौन नहीं है, तो 3 दे देगा ऑप्शन, एक अलग छाट देगा। उसी तरीका से 5 का नाम याद रखना जरूरी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कावक, प्लांटो और एनीमिलिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है? निम्न में से कौन वेरियोला जोस्टर नामक विषाणु के कारण होता है? वेरियोला जोस्टर पूछ रहा है दोस्तों। वेरियोला जोस्टर के कारण कौन सा विषाणु होता है? कौन सा विषाणु के कारण? वेरियोला जोस्टर नामक विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो चेचक होता है। कौन सा रोग? तो चेचक होता है दोस्तों। पोलियो हम लोग देखे हैं, समझिएगा। जो चेचक है ये क्या चीज? वायरस के कारण होने वाला रोग है। कैसा? तो चेचक है जो क्या चीज दोस्तों? क्या चीज के? वायरस के कारण होने वाला रोग है, समझिएगा। और जो पोलियो है इसकी खोज, पोलियो का जो टीका की खोज किसने की थी? तो किसने? साल्क एवं साविन ने। किसने दोस्तों? साल्क एवं साविन ने क्या चीज की खोज की थी? पोलियो का टीका की खोज। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? साल्क एवं साविन ने। रेबीज के टीका का खोज किसने की थी दोस्तों? तो पास्टर ने, लुई पास्टर ने दोस्तों, लुई पास्टर ने, याद रखिएगा, लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने दोस्तों क्या चीज? चेचक के टीके की खोज की थी। हैजा दोस्तों, हैजा है ये कौन सा ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। जीवाणु के कारण कौन सा जीवाणु? विब्रियो कैलोरी याद रखिएगा। विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन? हैजा। सिंपल याद रखिएगा। पोलियो टीका की खोज किसने की? साल्क एवं साविन ने। चेचक की टीका की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज का टीका की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। अगला चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है दोस्तों? तो जो हम क्या बताए थे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन रक्त का कब्रिस्तान क्या किसको बोलते हैं दोस्तों? तो प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जो रक्त बनता है वही पूछ रहा है, आरबीसी कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। और रक्त का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? रक्त का कब्रिस्तान, कब्रगाह लिखिएगा, कब्रगाह किसको बोला जाता है? तो प्लीहा को बोला जाता है। किसको? प्लीहा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए कि डैश एक जेली जैसे पदार्थ को जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता। दोस्तों कौन सा ऐसा है जो जेली के जैसा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता? तो कौन? साइटोप्लाज्मा है जो क्या चीज? जेली जैसा पदार्थ है दोस्तों। ये क्या चीज? साइटोप्लाज्मा का आकृति कैसा है? तो एक जेली जैसा, और ये प्लाज्मा झिल्ली में के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है, समझिएगा। और क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर। तो समझिएगा कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
तो यही पूछा दोस्तों, इसमें जो मेनली डिफरेंट कैसा है, किसको मान सकते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है, केंद्रिका के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से, प्रोटीन के हिसाब से, या प्लाज्मा झिल्ली के हिसाब से। तो समझिएगा प्लाज्मा झिल्ली है जो दोस्तों यूकैरियोटिक में होता है भी और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। प्रोटीन दोस्तों ये भी दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में। डीएनए है जो दोस्तों ये भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो केंद्रिका है जो दोस्तों यूकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पाया जाता है, पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? तो केंद्रिका। केंद्रिका है जो किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में है जो नहीं पाया जाता है। क्या चीज नहीं पाया जाता है? तो केंद्रिका नहीं पाया जाता। तो यही इसका मेन डिफरेंस का अंतर समझिए। इसका डिफरेंस का अंतर ही पूछ रहा था, किससे हम डिफरेंस छाट सकते हैं? तो केंद्रिका को देख करके बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो यूकैरियोटिक का आकार है दोस्तों वो प्रोकैरियोटिक के आकार से बड़ा होता है। ये भी इसका एक डिफरेंट है, समझिएगा। अगला क्या चीज है? डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण दोस्तों, लवक के कारण, वायरस के कारण या अमीबा के कारण। तो समझिएगा जो खसरा है वो किसके कारण होता है? तो खसरा वायरस के कारण होने वाला रोग है। कैसा? किसके कारण? तो वायरस के कारण होने वाला रोग है। हम लोग जब पढ़ लिए दोस्तों वायरस के कारण कौन कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा, कवक के कारण कौन कौन सा रोग होता है, ये जाकर का बैक करके देख सकते हैं इसी वीडियो में। एक फूल के परागकोश के वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता? पूर्ण जनन बोलते हैं, परागण बोलते हैं, या बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, या यौन प्रजनन बोलते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक फूल को परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों की स्थानांतरण की जो स्थानांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो परागण कहा जाता है। समझिएगा क्या चीज कहा जाता है? परागण कहा जाता है। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्रावित होता है? तो जो पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो यकृत और अग्नाशय से स्राव होता? तो छोटी आंत दोस्तों, छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटी आंत से स्रावित होता है, समझिएगा। अगला चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी पूछ रहा, ह्यूमरस है या स्टेपिज है या प्लेविस है या फेलेंजिज है? तो समझिएगा जो ह्यूमरस है दोस्तों ये कंधे पर की हड्डी है। क्या चीज? जो हम लोग का कंधा का जो हड्डी है दोस्तों इसे ह्यूमरस बोलते हैं, समझिएगा। और जो स्टेपिज है ये सबसे छोटी हड्डी है। हमारे जो शरीर की जो सबसे छोटा हड्डी पूछे तो क्या चीज? स्टेपिज हो गया। सबसे बड़ा हड्डी पूछे दोस्तों, लंबा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जांघ की हड्डी। कौन सी? जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी है जो क्या चीज? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो क्या चीज? जांघ की हड्डी। और अगर पूछे सबसे छोटी तो स्टेपिज हो गया दोस्तों, ये कान की हड्डी है। क्या चीज का? तो कान का हड्डी है। फिर समझ सकते हैं सबसे मजबूत हड्डी। क्या चीज? मजबूत हड्डी याद रखिएगा, मजबूत हड्डी। मजबूत हड्डी कौन सा? तो जबड़े की हड्डी दोस्तों, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी है तो क्या चीज? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां दोस्तों? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितना? 206। बच्चों में पूछे तो, बच्चों में अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। और वयस्क मनुष्य में कितना? 206, ये समझिएगा। और सबसे बड़ा हड्डी जांघ की हड्डी हो गया दोस्तों, और मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी हो गया, समझिएगा। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग बायोलॉजी का मैराथन कर लिया। आज हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग का बच रहा है फिजिक्स का बच रहा है, केमिस्ट्री का बच रहा है, साइंस में। ये भी हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।